Hi everyone, this is our cumulative test number 5 and इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं क्या ही करूंगा, ये रहे रोहित सर और यहाँ है शशांक सर। ये दोनों आपके इस पेपर को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? प्लीज वेलकम देम। ओके सर। चलिए स्टार्ट करिए सर आप। ये सही कर लीजिए पहले। हाँ सर ही करेंगे, तुम सभी कर दो, चलो कोई नहीं, सही कर दूं। ठीक है, तो आज हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने पहला वाला मैच कॉलम 1 एंड 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट, लिखते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है म्यू नॉट, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू 2BR बाई आई, करेक्ट है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, करेक्ट है? ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड सब जानते हैं, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का एकदम बहुत इजी है, तो ये क्या हो जाएगा, टेस्ला, करेक्ट है? ठीक है, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक मोमेंट M। मैग्नेटिक मोमेंट M हम इसको मैग्नेटिक मोमेंट को M को बोलिए रोहित सर, क्या निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट? I into A। हाँ, देखिए I into A। तो अभी I का हो गया एम्पियर, एम्पियर और एरिया ये हो हो गया गया मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, 2 के साथ 2 के। लास्ट आ जाता है आपका टॉर्शन कांस्टेंट। टॉर्शन कांस्टेंट टाउ हम लोग क्या लिखते हैं, C इंटू थीटा। सॉरी, चलिए ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, C इंटू सी थीटा। तो हमको क्या चाहिए, C, सो दैट इज टाउ बाई थीटा। तो टाउ का होता है न्यूटन मीटर और थीटा का होता है रेडियन। तो टॉर्शन कांस्टेंट हो गया। अब क्या हो जाएगा, A का 4, B का 3, C का 2 एंड D का 1। सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं रोहित से। चलो कर देते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ के रखा है रोहित सर, ये ओके। ए चार्ज पार्टिकल एंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, पकड़ लीजिए, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया विद स्पीड v0। ठीक है, अब बोल रहा है आफ्टर टाइम t उसका वेलोसिटी क्या होगा। देखो ये बायोलॉजी तो हम कर नहीं रहे हैं, बायोलॉजी में क्या होगा, समय के साथ सब कुछ चेंज होगा। मान लो आरएनए था तो आरएनए से डीएनए आया, इसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, थोड़ा बायोलॉजी में समझा रहा हूँ। समय बायोलॉजी में क्या है, समय के साथ सब इवॉल्व होना है, बट हम पढ़ रहे फिजिक्स, बच्चों कंफ्यूज मत करना बायोलॉजी के साथ। तो फिजिक्स में भले ही आपका समय जितना भी चला जाए, बट बात हो रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसमें स्पीड चेंज नहीं होता है। हाँ, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड स्पीड चेंज होगा ही नहीं। ओके, सो फिजिक्स अलग है बायोलॉजी से, बायोलॉजी मत समझ लेना जो चेंज होने वाला है। तो आफ्टर टाइम टी क्या स्पीड बोल के रखा है, v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप। और इसका हम ऑलरेडी इसका जो फॉर्मूला है हम जानते हैं, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो ये टाइम टी के बाद स्पीड है, इनिशियल स्पीड v0 है, तो दोनों सेम होगा, तो मैच कर दो। तो ये किसके साथ मैच कर रहा है आपका, v2 स्क्वायर होल स्क्वायर, बस, और तो मैच ही नहीं करेगा। सो इस प्रकार से सर कर दूंगा बाकी पेपर, बट बाकी मैं कर देता बट चाहता हूँ सर ही कर दे बायोलॉजी घुस जाएगा वरना तो। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा थैंक यू लगा सर, करके। थैंक यू। थैंक यू चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखो, नेट मैग्नेटिक फोर्स पूछ रहा है किसी करंट कैरिंग लूप पर जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर से और एंड हो रहा है इधर पे। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर बताओ, मैग्नीट्यूड I/L/B sin थीटा, करेक्ट है? इसमें से L को बस ध्यान में देखो, L क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ मतलब कहां से कहां तक, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लेंथ। तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, ये इसका स्ट्रेट लेंथ है। ठीक है, इस बीच में जो कर्व सेक्शन है वो इफेक्टिव लेंथ में नहीं आएगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का स्ट्रेट लेंथ कितना हो गया, देखो ए मतलब द लेंथ इज इक्विवेलेंट टू कितना, 5a। करंट राइट वर्ड है, करंट ले लो। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मतलब थीटा का वैल्यू को चेक करो, IL और B के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा का वैल्यू 90, तो साइन 90 हो गया 1। सो फोर्स कितना हो जाएगा बोलो, I की जगह I, L के जगह पर रख दो 5a, B के जगह पर है B, और साइन 90 की जगह पर 1। सो कौन सा वाला आ गया,
यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल है किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में ये एंटर करता है ना, विथ सम स्पीड, और नॉर्मल टू द बाउंड्री रहता है, और फिर ये बाहर भी आ जाता है एट पॉइंट क्यू। तो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम तो चेंज होगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका वेलोसिटी इधर है और आते वक्त में वेलोसिटी इधर है, तो वेलोसिटी हैज बीन चेंज्ड, है ना, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम को हम लोग कितना लिखेंगे? चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2mv। क्लियर है? mv जाते वक्त और mv आते वक्त, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ है, सो 2mv। डन है? अब ये 2mv देखो कोई भी ऑप्शन में है नहीं, तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या सोचना है कि रेडियस का वैल्यू कितना होता है, mv/qb। तो यहाँ से mv का वैल्यू निकाल दो, तो mv इक्वल्स टू हो गया qbr, वो यहाँ पे रख दे, हेंस डेल्टा p का मैग्नीट्यूड। बता, ये mv का वैल्यू यहाँ रख दे, तो 2qbr, मैच करके देख, 2qbr। यस, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगेन चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड है, और वो कह रहा है कि ये मिस करना चाहिए, मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इसको हिट ना करे। तो अगर ऐसे करके जाएगा तो ये हिट कर देगा, है ना। तो इसको कैसे करके जाना चाहिए वो देखो, यहां पर से जाए और ये ऐसे मुड़ जाए, समथिंग लाइक दिस। तो इसका मतलब यहां पर इस जगह पर कहीं सेंटर होगा, क्योंकि फोर्स यहां पर इधर है, तो इस जगह पर कहीं सेंटर अगर है, एक सेकंड, फोर्स को पहले चेक करो। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर इधर है, क्या है, क्या हो गया? ठीक, अगर वेलोसिटी इधर है तो इस पर सबसे पहले फोर्स को चेक कर ले। ये हो गया वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, तो V क्रॉस B फोर्स डाउनवर्ड लग जाएगा रे। ठीक है, अगर फोर्स डाउनवर्ड लगेगा तो ऐसे करके सोच ले, तो ये इसका रोटेशन होगा कुछ ऐसा। तो ये अगर इसको मिस कर रहा है, इस वॉल को हिट करने से अगर ये मिस कर रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये रेडियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझा है? ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस समझा ना, ये रेडियस r है और ये गैपिंग कितना है, d है। तो r और d को अगर हम लोग कंपेयर करें और हम कह रहे हैं कि ये मिस कर रहा है, मतलब यहाँ पर हिट नहीं कर रहा है, तो r जो है r मस्ट बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, d। ये जो रेडियस है वो इस गैपिंग से छोटा होना चाहिए। तुम ऐसे करके समझ, यहां पर से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, यहां पर ये वॉल है, अगर ये इस तरीके से हीट कर देगा तो मतलब ये हीट करके ऐसे करके लौटा, तो ये हो जाएगा इसका रेडियस और ये हो गया इसका d। तब तो r d से बड़ा हो गया ना, तो अगर r d से बड़ा हुआ तो यानी वो हीट करेगा, तो r मस्ट बी लेस देन इक्वल टू d, दैट शुड बी आवर कॉन्सेप्ट। तो r का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो r का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है d के बराबर। अब r का वैल्यू होता कितना है, r का वैल्यू बताओ, तो r का वैल्यू हम लोग लिखते हैं mv/qb। क्लियर है? तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो d का वैल्यू है ना, ये d वो इस वैल्यू से यानी r के वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, हेंस दिस d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv/qb। क्या ये लाइन समझ में आ गया सबको? d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r। अब यहां पर जो चार ऑप्शंस हैं उसमें सब मैच करो। ये देखो mv/4qb, यानी तो ये तो हो गया लेस देन mv/qb, तो अपना कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसमें भी नहीं करेगा, इसमें भी नहीं करेगा, इसमें कर जाएगा, तो ये 3/2 है ना, मतलब ये हो गया 1.5 टाइम्स mv/qb। क्लियर है? तो 1.5 टाइम्स यानी 1 से तो बड़ा ही हो गया, तो ये यही कंडीशन हमारा मीट कर रहा है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसको दोबारा से भी प्रैक्टिस करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Magnitude of magnetic field B at a distance d from the axis of a long straight current carrying wire। ये देखो, ऐसा अगर एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, तो इसमें ये हो गया इसका एक्सिस, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट, अगर ये इनसाइड पॉइंट मान लो, ये आउटसाइड पॉइंट मान लो, तो इनसाइड पॉइंट पर क्या होता था बताओ, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और आउटसाइड पॉइंट पर क्या होता है, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो कौन से वाले ऑप्शन से ये मैच कर रहा है? यस, ये हो गया इनसाइड पॉइंट, ये देखो स्ट्रेट लाइन, और ये आउटसाइड पॉइंट ये हाइपरबोलिक। डन, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे
मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट एज बी। तो मतलब एक सर्कुलर लूप है, उसमें मान लेते हैं करंट का वैल्यू है आई, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 2r। क्लियर है? ओके। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, जैसा शशांक सर ने भी बताया था मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इंटू एरिया, तो आई इंटू ए, तो ये यानी ये हो गया आई इंटू पाई आर स्क्वायर। आई का वैल्यू जो है वो यहां से उठा करके इसमें रिप्लेस कर दो, तो वहां से आई कितना हो जाएगा, तो 2br बाई म्यू नॉट, उसको यहाँ पे रख दो, तो ये बन गया 2br बाई म्यू नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। जो भी आंसर आ जाएगा देखो 2 पाई बी आर क्यूब बाई म्यू नॉट, इससे डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 5 कंडक्टिंग वायर हैविंग करंट आई आर प्लेस्ड लाइक दिस। ओके, ये एक करंट कैरिंग वायर है, ये वाला जो दिख रहा है, तो इसमें करंट आउटसाइड में है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो इस वाले पार्ट को पहले यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, तो इस वाले लूप में कुछ ये हो गया लूप का डायरेक्शन, वो लूप का डायरेक्शन है, तो बताओ इस लूप का डायरेक्शन किधर है, ऐसे देखते हैं हम लोग, तो ऐसे में ये किधर जा रहा है, आउटवर्ड, तो आउटवर्ड डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, और इनवर्ड डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, नेगेटिव। अच्छा, इसके अंदर में जो करंट रखा हुआ है, अब इस करंट वायर को देखो, ये इसका क्या मतलब है, दिस करंट कैरिंग वायर इज आल्सो इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो इसका मतलब यहां जो हम लोग लिखेंगे B डॉट dl, उसमें म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज लिखते हो, तो इसके लिए आई इनक्लोज विल बी, तुम्हारे पास ऑप्शन है प्लस आई लिखो या माइनस आई लिखो, समझा रहा है? तो यहां पर देखो करंट भी बाहर और इसका लूप का डायरेक्शन भी बाहर, तो यानी यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस आई। क्लियर है? सिमिलरली अब सेकेंड लूप पर आ जाओ, तो सेकेंड लूप में देखो तुम, अब यहां पर आ जाओ सेकेंड लूप पर, इसमें ये कुछ ऐसा है, तो इसका डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन किधर गया, इनवर्ड, करंट भी किधर है, इनवर्ड, तो अगेन जिधर लूप का डायरेक्शन जा रहा है, अगर करंट उधर ही है तो वो डायरेक्शन भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेकेंड लूप में भी यहाँ B डॉट dl का वैल्यू कितना रहेगा, म्यू नॉट आई। अच्छा, थर्ड लूप में अब बात करो, तो थर्ड लूप में देखो यहाँ पर, ये थर्ड लूप में ऐसा है ना, ये लूप का डायरेक्शन किधर जा रहा है, बाहर, जबकि करंट किधर है, अंदर, तो यानी इसमें कितना हो जाएगा, तो माइनस म्यू नॉट आई। फोर्थ लूप में चेक करो, इसमें देखो लूप का डायरेक्शन है इनवर्ड, करंट है आउटवर्ड, समझ आ रहा है ना, लूप का डायरेक्शन किधर है, ऐसे ऐसे घुमाओगे, इनवर्ड, करंट है आउटवर्ड, तो इसमें भी आ जाएगा माइनस म्यू नॉट आई। इस वाले में फिर आएगा देखो लूप का डायरेक्शन आउटवर्ड, करंट भी आउटवर्ड, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई। तो सबको हम लोग बस ऐड कर देंगे, तो म्यू नॉट आई, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो सिर्फ एक म्यू नॉट आई बच जाएगा, तो कौन सा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सेकंड। So second option will be the correct one. Done? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नाइन्थ पे। A current I flows in a conducting wire of length L. If we bend it in a circular form, then its magnetic dipole moment. Okay. एक लेंथ L है, ठीक है, L लेंथ में करंट I है, अगर हम लोग इसको सर्कुलर लूप बना देंगे तो इसका तो रेडियस होगा, तो ये लेंथ L मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई r, तो यानी r तो हमारा निकल गया कितना, L बाई 2 पाई। अब अगर इसमें करंट है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आई इंटू ए, एक ही तो टर्म है, तो एन आई ए होता है, एन के जगह पर 1 ले लिया हमने, तो आई इंटू ए, आई की जगह आई ही छोड़ दो, ए की जगह पर हो गया पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ऑप्शंस में देखो आई है, आर नहीं है, तो आर को रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ से, एल बाई 2 पाई, सो आई इंटू पाई इंटू एल बाई 2 पाई, यानी एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, पाई पाई, यानी आई एल स्क्वायर बाई 4 पाई, आई एल स्क्वायर बाई 4 पाई, दिस वन, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको रखा तो बताओ कभी भी कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। कब, जब भी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है तो उस पर फोर्स नहीं लगता, तो फोर्स रहेगा जीरो। टॉर्क लग सकता है या नहीं, यस टॉर्क लग सकता है, टॉर्क के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, एम बी साइन थीटा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होगा या नहीं होगा, होगा ना, तो माइनस एम बी कॉस थीटा। चलिए, तो पहला बात क्या बोला, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द टॉर्क इज मैक्सिमम, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 होता है। इस लाइन को समझना ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन द टॉर्क इज मैक्सिमम, तो टॉर्क के मैक्सिमम होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 90, और थीटा इक्वल्स टू 90 अगर रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम नहीं होगा बल्कि जीरो हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो गया रॉन्ग, ठीक है। तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी
व्हेन द टॉर्क इज मैक्सिमम, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका लैंग्वेज और क्वेश्चन नंबर 11 का बस लैंग्वेज में फर्क है। दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल ही है। ठीक है, तो मैं तो इसको एक तरह का रिपीटेशन मानता हूं, लेकिन ये 2 बार बस स्लाइट लैंग्वेज चेंज करके एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए इसको 2 बार दिया गया। ठीक, तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर इज b, मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसको तुम लोग खुद से करो। डन। 12 पे चलो। An electron having mass m, kinetic energy E, enters in a uniform magnetic field B perpendicularly. तो फ्रीक्वेंसी, तो देखो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड कितना होता है बताओ, 2 पाई m बाई क्यू बी। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1 बाई टी, यानी क्यू बी बाई 2 पाई m। तो यहाँ पे कौन सा वाला चार्ज था, इलेक्ट्रॉन, तो क्यू के जगह पर ई रख दो, तो ई बी बाई 2 पाई m। डायरेक्ट है फॉर्मूला, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 पे। A and B are two concentric circular loops carrying current I1, I2, S1. Ratio of radii R1 by R2 दिया हुआ है 1/2। फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड को ही कहते हैं। सो B1 by B2 ये है 1/3। ठीक है, द वैल्यू ऑफ I1 by I2, तो B1 by B2 का जो फॉर्मूला होता है, B का जो फॉर्मूला होता है वो पहले समझो। तो B का फॉर्मूला क्या होगा, सर्कुलर लूप है ना, तो म्यू नॉट I by 2R। सो B1 by B2 अगर मैं करूं तो यहां पर आ जाएगा I1 by I2 इंटू R2 by R1। क्लियर है, हमसे पूछ रहा I1 by I2, तो चलो पहले B1 by B2 का वैल्यू रख दो। यहाँ पर हो गया 1/3 इक्वल्स टू I1 by I2 इंटू R2 by R1। R2 by R1 हो जाएगा 2, है ना। तो I1 by I2 के लिए 2 को इधर ले आओ, तो ये 1/6, सो इट इज 1/6। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 पे। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर में हम लोग एक तरफ कॉइल ये रैप करते हैं, दूसरी तरफ आउटपुट लेते हैं, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स उसके साथ लिंक होता है, यानी एक कॉइल से दूसरे कॉइल में लिंक हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, चलो 15 में चलते हैं। 15 में कह रहा है ये नेटवर्क है, इसमें करंट है 5 एम्पियर और करंट जो है डिक्रीज कर रहा है, मतलब करंट चेंज कर रहा है। तो जब भी करंट चेंज करता है तो इंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट डिक्रीज कर रहा है, तो जब भी करंट डिक्रीज होगा तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो सपोर्टिंग नेचर का होगा। अगर करंट इंक्रीज कर रहा होता तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑपोजिंग नेचर का होता। ठीक है, चलो तो अब पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट ए हो गया ए, अब करंट इधर गया है तो प्लस आई आर करोगे या माइनस आई आर, वो बताओ। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई आर। फिर यहाँ पर देखो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल गए तो माइनस ईएमएफ। फिर यहाँ पर देखो ये क्या होता है बताओ, तो एल डी बाई डी टी, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर इंड्यूस करेगा उसका वैल्यू, तो लेकिन ये तो सपोर्टिंग नेचर का इंड्यूस होगा, तो सपोर्टिंग नेचर यानी यहाँ पर जो बैटरी बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो यानी हम लोग जो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे होंगे, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस, तो प्लस एल डी आई बाई डी टी, तो इट इज इक्वल्स टू क्या हो गया बी। मेरी बात समझ में आ गया ना। ओके, आप इसको दो तरीके से, यहाँ पर जो कंफ्यूजन होता है ना, मैं इस कंफ्यूजन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला तो माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, तो वही क्यों नहीं लिखते। लिख सकते हैं अगर आपका मैथमेटिकल जो कंसर्न है, जो भी उसका लैंग्वेज अगर वो क्लियर है तो आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस एल डी आई बाई डी टी ही लिख दो। तो ऐसे सोचो, माइनस होता एल होता, लेकिन डी आई बाई डी टी यहाँ पर देखो करंट डिक्रीज कर रहा है ना, तो डी आई बाई डी टी की जगह पर ही यहाँ माइनस वैल्यू आता, माइनस 10⁻3, तो ये माइनस माइनस ऑटोमेटिकली प्लस हो जाता है। वो प्लस को ही हम लोगों ने यहाँ अंडरस्टैंड करके कि सिंस करंट इज डिक्रीजिंग तो ये सपोर्टिंग होगा, वैसे लिखा है। क्लियर हुआ। तो मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे ज्यादातर लॉजिकल चीजें पसंद है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं भाई, तो a माइनस आई के जगह पर कितना था 5, तो 5 इंटू आर के जगह पर है 1, माइनस ये जो बैटरी का है वो है 15,
प्लस एल के जगह पर है 5 मिली हेनरी इंटू डी आई बाई डी टी की जगह पर है 10⁻³ इक्वल्स टू हो गया बी। तो यानी यहाँ से हो गया a -5 -15 +5 इक्वल्स टू बी। सो a माइनस बी आ जाएगा +15। यस, दिस वन डन। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में कह रहा है द करंट बताओ जस्ट आफ्टर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट आफ्टर जैसे ये हमने स्विच को बंद किया, तो यानी t इक्वल्स टू 0 पर बात कर रहा है। तो t इक्वल्स टू 0 पर जो इंडक्टर है वो ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करता है, याद रखना है। t इक्वल्स टू 0 पर इंडक्टर ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करता है, प्लीज कीप इट इन योर माइंड। ओके, तो अभी यहां से करंट नहीं जाएगा, ये तोड़ देगा। यहां से भी करंट नहीं जाएगा, तो जो करंट यहां से जाएगा उसको ऐसे करके जाना पड़ेगा। यहां से थोड़ा इधर भी जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे करके, फिर ये दोनों करंट यहाँ पे मिल जाएंगे, फिर इस तरीके से। तो देखो, जब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं हुआ तो ये वाला जो रेसिस्टेंस है, यहाँ का वाला रेसिस्टेंस, ये भी वर्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। और दूसरा कैपेसिटर भी तो है, तो कैपेसिटर t इक्वल्स टू 0 पर शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करता है, याद रखना है। इंडक्टर ओपन और कैपेसिटर शॉर्ट, तो इस लाइन को तुम ऐसे करके कनेक्टेड मान सकते हो। सो जिस जिस रास्ते से ये करंट गया उस रास्ते का रेसिस्टेंस को चेक करो। एक यहाँ R है, एक यहाँ R है, ये R और ये R हो गए पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट की जगह पर आ जाएगा R/2, ठीक है। सो करंट हो जाएगा E बाई R इक्विवेलेंट यानी R/2, सो इट इज 2E/R। अब देखो E के जगह पर क्या है 18, सो 2 इंटू 18 बाय R के जगह पर है 9, तो ये हो गया 4, तो करंट हो जाएगा 4 एम्पियर। क्लियर? चलो, बढ़िया क्वेश्चन था ये। 16 के बाद आ जाते हैं हम लोग 17 पे। क्या है ये स्टेटमेंट? EM वेव कैरी एनर्जी, यस इट कैन कैरी एनर्जी, इट कैरीज एक्चुअली एनर्जी। EM वेव इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी, and energy is shared equally, yes ये भी करेक्ट है, between electric and magnetic field, it is absolutely correct। स्टेटमेंट 2 को देखो, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यहाँ गड़बड़ी है, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और मैग्नेटिक वाला तो ये ठीक है, b²/2 म्यू नॉट, ये वाला ठीक है, तो ये वाला गलत है। तो मतलब स्टेटमेंट 2 तो रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया, तो ये हो जाएगा। ओके, अच्छे से दिखता नहीं है, ध्यान से देखना पड़ता है इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 पे। मैच करना है भाई। मैच करने में अब मुझे सारा तो याद इसमें रहता नहीं है, थोड़े बहुत याद रहते हैं। इंफ्रारेड का याद रह सकता है, इंफ्रारेड जो है वो ये मस्कुलर स्ट्रेन, मस्कुलर पेन, ये सब के रिलीफ में काम आता है। एक्सरेज जो है, एक्सरेज ये फ्रैक्चर्स को डिटेक्ट करने में काम आता है, ठीक है। बाकी इतने से तो काम हो ही जाएगा, देखते हैं। बी का होना चाहिए 4, बी का 4, बी का हो गया 4, और सी का होना चाहिए 2, सी का होना चाहिए 2, यही होगा, ठीक है। बाकी को मैच करके देख लो और याद भी कर लेना। ए का 1, यस रेडियो वेव का ब्रॉडकास्टिंग में होता है। डी का 4 है अल्ट्रावायलेट रेज का, सॉरी डी का 3 अल्ट्रावायलेट रेज का ओजोन लेयर्स, यस ओजोन लेयर के साथ इसका लिंकिंग है, ठीक है। नेक्स्ट 19 पे आ जाओ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन डी है, कांस्टेंट करंट आई है। तो अगर A/4 एरिया का अगर हमने प्लेट रखा, ये तो कोई बात नहीं हुआ भाई। ये अगर मान लेते हैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसा करके, तो अगर यहाँ पर से करंट आई है तो यहाँ पर से भी, इसी को तो हम लोग कहते हैं ना कौन सा करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट ID का वैल्यू I के बराबर है ना, I के बराबर। ये कंडक्शन करंट बोलते हैं इसको, ये भी कंडक्शन करंट है, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि यहाँ पर इतना सा प्लेट से बताओ, तो पूरे में से I करंट जा रहा है, तो 1/4 एरिया से कितना हो जाएगा? तो 1/4 करंट होगा। यहाँ पर करंट जो होता है वो एरिया पर डिपेंड, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ पर जितना बड़ा एरिया है, ये इतना बड़ा एरिया है ना, इससे करंट I पास कर रहा है, तो 1/4 एरिया से कितना करंट पास करेगा? वेरी इजी क्वेश्चन,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा ये करेक्शन तो करवा ही दिया था, इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन फॉर द एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो ई बी सी, ये यहाँ पर ई लिख दो, यहाँ बी लिख दो, यहाँ सी लिख दो, कोई भी दो को क्रॉस करोगे तीसरा मिलेगा। हमें ई चाहिए, देखो तो बी और सी किधर किधर है, तो ट्रेवल कर रहा है प्लस वाई डायरेक्शन में, यानी सी हो गया जे कैप, ठीक है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है एक्स में, यानी ये हो गया आई कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आई में है और ट्रेवलिंग है जे में, तो ई किधर होगा, तो आई क्रॉस जे करो, तो ये हो जाएगा के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इन के कैप। देखो यहाँ पर से ये नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो एक्स है, ये भी एक्स है, इन दोनों काट दो, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। ओके, द वेक्टर इक्वेशन फॉर द एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, और कुछ, हाँ यस, यहाँ पर ट्रैवलिंग जो था वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन इसके बीच में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग माइनस वाई एक्सिस, और यहाँ बीच में साइन माइनस है, तो ये बता रहा है कि वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, सो दिस आंसर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो 21 पर देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ये इसका वेवलेंथ पूछ रहा है, तो वेवलेंथ को निकालने के लिए x का जो कॉफिशिएंट होता है, x का कॉफिशिएंट, तो उसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। तो x का यहाँ कॉफिशिएंट क्या है, देखो पाई इंटू 10⁻³ उसी को हम लोग k बोलते हैं, जिसको हम लोग किससे इक्वेट करते हैं, 2π/λ, समझा ना हम लोग kx जो लिखते थे, तो k का वैल्यू है 2π/λ। तब यहाँ से पाई पाई को काट दो, लैम्डा निकालना है, सो लैम्डा इक्वल्स टू 2 यहीं पे रखो इंटू 10⁻³ बन जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ डन। ओके, नेक्स्ट 22 को देखते हैं। 22 में इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट, पहला तो यही चीज देखो, एसी मीटर कैन मेजर डीसी, यस ये कर सकता है, इसका उल्टा ट्रू नहीं है, डीसी मीटर कैन नॉट मेजर एसी, क्योंकि डीसी मीटर्स जो होते हैं, डीसी जो होता है वो एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, और एसी मीटर्स जो होते हैं, एसी मीटर जो हमारे घरों में लगा हुआ मीटर्स, वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है ना। तो एसी वाले जितने भी मीटर्स हैं वो डीसी में भी यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि डीसी का आरएमएस वैल्यू भी वही आएगा जो एवरेज होगा, ठीक है। लेकिन डीसी वाले जो वैल्यूज हैं, अगर उसको एसी में यूज करोगे तो इसका एवरेज वैल्यू हमेशा 0 बनेगा, तो 0 बनेगा तो वो कुछ मेजर नहीं कर पाएगा। तो एसी मीटर कैन मेजर बट डीसी इसका उल्टा नहीं हो सकता, तो ये करेक्ट है। तो हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ए नहीं होना चाहिए। इफ एसी मीटर मेजर्स डीसी देयर स्केल मस्ट बी लीनियर एंड यूनिफॉर्म, नहीं ऐसे नहीं है, क्योंकि आरएमएस वैल्यू को मेजर अगर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है, और हीटिंग इफेक्ट में हम लोग लिखते हैं हमेशा I²RT, तो यहाँ पर लीनियर नहीं है, ये इट इज नॉट बेस्ड अपॉन लीनियर, ये गलत है। ओके ये वाला गलत है, मस्ट बी लीनियर। अच्छा सी को देखो, एसी एंड डीसी मीटर्स आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एसी मीटर इज बेस्ड अपॉन हीटिंग इफेक्ट बट डीसी नहीं, ये भी गलत है। डीसी मीटर जो वो एवरेज वैल्यू पर बेस्ड है, वो चार्ज मेजर करता है, याद रखना, यहाँ पर कहीं पर होता है तो नोट कर लो, एसी मीटर आरएमएस को मेजर करता है और ये हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है, डीसी मीटर एवरेज वैल्यू को मेजर करता है और ये चार्ज पर बेस्ड है। क्लास में मैंने क्लियरली टेबल बनवा करके आप लोगों को बताया था, ठीक है। चलो तो ये भी गलत हो गया, एसी मीटर रीड्स आरएमएस, ये तो ठीक ही है, तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना है ना, बीसी 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 ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ 23, द रिलेशन बिटवीन एसी वोल्टेज सोर्स एंड टाइम, तो ये देख, ये कुछ ऐसा है, तो V इक्वल्स टू है 120 साइन 100πt इंटू कॉस 100πt, यही है ना। तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा वाला है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 200πt साइन 2 थीटा बाई 2, यानी ये हो जाएगा 60 साइन 200πt। अब हम लोग इसको मैच करवा सकते हैं, तो इसका पीक वैल्यू कितना है 60,
और इसका फ्रीक्वेंसी अगर निकालेंगे तो ये तो ओमेगा है, तो ओमेगा बाई 2 पाई फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया 200 पाई बाई 2 पाई, तो ये हो जाएगा 100, तो इट इज 100, ये दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 24 पर चलते हैं। ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आई एंड एच, करेक्ट है, काई इज इक्वल्स टू आई बाई एच, बिल्कुल करेक्ट है। Okay, greater the value of susceptibility, the value of intensity of magnetization is smaller, नहीं ज़्यादा ही होगा, है ना, क्योंकि I is directly proportional to H होता है, तो I is equals to chi into H, जितना chi किसी का ज़्यादा होगा उतना उसका I भी ज़्यादा होगा, तो ये वाला गलत हो गया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। A proton and alpha particle are separately projected in a region where a uniform magnetic field exists. The initial velocities are perpendicular if both particles move along circle of equal radii. काम का बात मिला, ratio of momentum, तो R होता है mv by qb, ठीक है ना। हमसे पूछ क्या रहा है, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, तो मोमेंटम मतलब हो गया mv, तो इसको हम लोग लिख देते हैं p by qb, तो p इक्वल्स टू हो गया qbr, क्लियर है, qbr ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो हमसे पूछ रहा है p फॉर प्रोटॉन, मतलब मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन बाय मोमेंटम ऑफ अल्फा, तो q, क्योंकि बी आर तो दोनों का सेम है, रेडियस इक्वल है, तो जो q का रेशियो होगा वही होगा, तो q फॉर प्रोटॉन बाय q फॉर अल्फा, तो q फॉर प्रोटॉन को e लिखते हैं, q फॉर अल्फा को 2e लिखते हैं, यानी ये हो गया 1/2, तो ये हो गया 1/2, 1/2 वाला देख लो आंसर, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पर 26 पर ग्राफ है, अच्छा ये वाला तो हाइपरबोलिक हो गया, हाइपरबोलिक किसका होता है, 1/ωc, तो ये तो होता है कैपेसिटर वाले के लिए, और ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो यानी ये हो गया x इक्वल्स टू ओमेगा एल, यानी ये इंडक्टर के लिए, तो x1 इज अ कैपेसिटर, x2 इज एन इंडक्टर, ठीक। नेक्स्ट 27, which of the following particle will experience maximum magnetic force when projected with the same velocity? अच्छा, maximum magnetic force F इज इक्वल्स टू होता है QVB in the same velocity perpendicular, ठीक है, तो सबका अगर वेलोसिटी सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स उसी पर ज्यादा लगेगा जिसका Q ज्यादा होगा, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो ये चारों में से सबसे ज्यादा Q किसका है, तो ऑब्वियसली इसका है, तो ले लो इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 28, ये LRC सर्किट, RLC सर्किट जो होता है अपना उसी का है, तो ये करंट यहाँ पर जो मैक्सिमम दिखा रहा है वो यहाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ये करंट होता ही है मैक्सिमम, यस। इफ R डिक्रीजेज, अच्छा ये जो IM है उसका वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, तो अप्लाइड वोल्टेज V बाई जेड लिखते थे ना, V बाई जेड, तो V बाई, और ये वाला पॉइंट रेजोनेंस वाला पॉइंट है, तो यानी रेजोनेंस पोजीशन पर ये जेड का वैल्यू किसके बराबर होगा, R, तो I जो होता है वो V बाई R होता है। अब कह रहा है इफ R डिक्रीजेज, तो अगर R को डिक्रीज करोगे तो IM क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो शार्पनेस भी बढ़ जाएगा, है ना, तो मैक्सिमम करंट इंक्रीजेज, ये करेक्ट है, शार्पनेस ऑफ द ग्राफ इंक्रीजेज, ये भी करेक्ट है, क्वालिटी फैक्टर विल इंक्रीज, क्योंकि शार्पनेस बढ़ेगा तो क्वालिटी फैक्टर भी बढ़ेगा, ठीक है, ये तीनों तो करेक्ट हो गया। बैंडविड्थ जो होता है वो होता है R बाई एल, तो R अगर हम घटाएंगे तो बैंडविड्थ भी घटेगा, तो ये इंक्रीज नहीं होगा, तो अपना आंसर होना चाहिए ABC, डन, ओके। चलो 29 का देखते हैं। Alternating current is flowing in inductance LR, frequency of the source is omega by 2 pi, F है omega by 2 pi, क्या हो गया, ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है। सो व्हाट, लो फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा और हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, तो देखो जब हम लोग इंडक्टेंस का बात करते हैं तो इंडक्टेंस का जो x होता है वो होता है ओमेगा एल, यानी ये हो गया 2 पाई f इंटू वॉट एल, तो एक्चुअली 2 पाई f का वैल्यू ही ओमेगा है,
तो जब जब हम लोग फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखेंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखोगे तो एक्स भी ज्यादा होगा, तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी रखेंगे तभी तो इंडक्टर का इफेक्ट भी ज्यादा होगा। तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए ये एल के जैसा तो नहीं होगा, मतलब एल मतलब इंडक्टर के जैसा, तो इंडक्टर के जैसा तो ये काम नहीं करेगा। हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी पर करेगा, तो ये होना चाहिए। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इज ओमेगा एल, क्योंकि इम्पीडेंस का वैल्यू अगर निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी हाई है, तो हाई फ्रीक्वेंसी होने पर ये वाला वैल्यू बहुत ज्यादा बनेगा, ये वाला वैल्यू ज्यादा बनेगा, तो इसके ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। कैपेसिटर है, अप्लाइड वोल्टेज है ये, तो करंट, अच्छा कैपेसिटर वाले सर्किट में, कैपेसिटर में करंट जो होता है वो लीड करता है, ये याद रखना है। अगर प्योर कैपेसिटर है, प्योर कैपेसिटर, तो करंट जो है वो लीड करेगा बाय कितने से, तो π/2 से। ठीक है, हमें भी दिया हुआ है। ठीक है, अभी इसका जो XC होता है, XC होता है 1/ωc, आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले तो हम लोग आई नॉट निकाल देते हैं। आई नॉट होता है V0/XC, तो यानी V0 XC रखोगे तो ये ωc ऊपर चला जाएगा। अब बात है हमें करंट लिखना है, तो I को हम लोग लिखेंगे I0, यहाँ पे देखो फंक्शन क्या है साइन, तो यहाँ पर भी साइन, और यहाँ ωt है, यहाँ ωt है, लेकिन उसमें कितना करेंगे, तो π/2 का एडिशन। तो अब ये I0 का वैल्यू यहाँ पर बस रखो, I0 का वैल्यू हो जाएगा V0ωc, V0ωc, दिस आंसर। ठीक है, चलिए 31। इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी 2i cap plus 3j cap, okay, is subjected to a magnetic field of 4k, then, तो देखो ये वेलोसिटी जो है वो xy प्लेन में है। अगर यहाँ पर देखो ये xy प्लेन में है वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड 4k क्या है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तो पक्का है कि ये इस चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगा, है ना। जब भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली इसको थ्रो करेंगे तो चार्ज पार्टिकल विल रोटेट इन अ सर्कल, तो डेफिनेटली पाथ विल चेंज, स्पीड डज नॉट चेंज, करेक्ट है, पाथ मस्ट बी सर्कुलर, करेक्ट है, मोमेंटम इज कांस्टेंट, ना मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होगा ना, तो ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, चलिए 32 पर चलते हैं। 32 में क्या है, यहाँ पर देखते हैं, हमें चाहिए करंट। पहले ये देखो, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू 400 400, अगर दोनों जगह पर वैल्यू सेम है VL और VC, मतलब द थिंग इज इन रेजोनेंस, द सर्किट इज इन रेजोनेंस, ये बता रहा है हमें। तो इसका मतलब कि यहाँ जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कितना है 100, वही सेम इसके अक्रॉस ड्रॉप भी होगा, V अक्रॉस R मस्ट बी इक्वल टू V अप्लाइड। तो ये जो V का रीडिंग है वो इसी के बराबर होगा, यानी क्योंकि इसी का ड्रॉप वैल्यू कितना है 100। ठीक है, तो V का वैल्यू तो हो गया 100। चेक करो, चेक करो, एक यहाँ है एक यहाँ है। ओके, अब करंट भी निकालना पड़ेगा। तो करंट का वैल्यू रेजोनेंस पे क्या लिखते हैं हम लोग, V/Z लिखते हो ना, लेकिन ये कितना वैल्यू बन जाएगा R, तो V हो गया 100/R की जगह पर है तुम्हारा कितना 50, तो ये हो गया 2, तो ये 2, ये आंसर करेक्ट है 32 का C। 33 को देखते हैं। एक एसी सर्किट है, 5 एम्पियर है, 160 वोल्ट है, पावर कंज्यूम कर रहा है इतना। तो पावर कंज्यूम जो होता है वो होता है VI cos phi। ध्यान से देखना कि इस VI को बहुत बार अपरेंट पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरेंट पावर, सिर्फ V इंटू आई को। तो और इस P को हम लोग बोलते हैं कंज्यूम्ड पावर, कंज्यूम्ड पावर। ये सब वर्ड्स आपके ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। VI इज नोन एज अपरेंट पावर, अपरेंट पावर, ठीक है ना। P की जगह पर दिया हुआ है 600, VI V है 160 इंटू आई है 5 इंटू cos phi, निकाल दो cos phi का वैल्यू 0.75 जैसा लग रहा है मुझे, ठीक है। चलिए 34 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, क्या होता है फैराडेज लॉ, वो डायरेक्शन नहीं बता रहा होता, वो induced EMF in the coil is proportional to the rate of change of magnetic flux, ये बताया। This is the correct। डायरेक्शन को किसने एक्सप्लेन किया था, लेंस ने। मैंने रिवीजन में भी इस पॉइंट को बहुत अच्छे से स्ट्रेस दिया है
कि डायरेक्शन यानी वो नेगेटिव साइन को किसने एक्सप्लेन किया है, लेंस ने, कैसे करके वगैरह वगैरह। चलिए 35 पे चलते हैं। 35 में अ कॉइल हैज एन एरिया, अच्छा, अ कॉइल हैविंग एन एरिया ऑफ 2 इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड जिसका वैल्यू 1 से 4 हो गया 2 सेकंड में। तो ईएमएफ होता है माइनस डेल फाइव बाय डेल टी, तो यानी माइनस, अच्छा कहीं पर माइनस साइन है नहीं, मॉड ले लो, छोड़ो माइनस साइन को, तो डेल फाइव को हम लोग लिखते हैं बी ए, तो एरिया चेंज नहीं हो रहा है, चलो तो बी ए तो यानी डेल्टा बी इंटू ए, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, समझना। डेल फाइव मतलब क्या, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, तो फाइनल फ्लक्स को बी ए फाइनल वाला, बी फाइनल इंटू ए, और इनिशियल फ्लक्स को बी इनिशियल इंटू ए, तो ए चेंज नहीं हुआ इसलिए बी फाइनल माइनस बी इनिशियल को डेल बी लिख दिया बाय व्हाट, डेल्टा टी यानी टी। तो डेल बी का वैल्यू कितना, 1 है 4 है, 1 से 4 होने का मतलब चेंज हुआ है 3 का। एरिया का वैल्यू को चेक करो 2, टाइम कितना है 2, 2 काट दो, तो यानी आंसर हो गया 3 वोल्ट। ठीक है, चलिए 35 तक हो चुका है, जस्ट 10 मोर क्वेश्चंस। 36, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, स्टीडी स्पीड पर वो जा रहा है, तो जब ऐसे करके ये जाएगा तो जब तक ये अंदर जा रहा होगा तो करंट विल इंक्रीज, फिर जब ये यहाँ पर होगा तो ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना, तो यहाँ पर तब करंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि तब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होगा, अंदर में फंसा हुआ। फिर जब ये बाहर जा रहा होगा देन अगेन फ्लक्स घटेगा, तो उस वक्त फिर करंट विल इंड्यूस। ठीक है, तो डायरेक्शन तो डेफिनेटली करंट का चेंज होगा, क्योंकि अभी जब आ रहा था तो ऐसे में करंट का डायरेक्शन, और जब ये जा रहा था तब करंट का डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा। तो ये हो सकता है, ये हो ही सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो अब इन दोनों में से कौन सा, तो इन दोनों में से देखो बीच में करंट 0 हुआ है, बीच में करंट 0 हुआ है, तो ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा, दिस वन विल बी द करेक्ट। और ये जो वेरिएशन है ना, साइनोसॉइडल ही होता है, क्योंकि धीरे धीरे इन करता है, तो अ काइंड ऑफ साइनोसॉइडल, इट्स नॉट अ परफेक्ट साइनोसॉइडल, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इट्स नॉट अ परफेक्ट साइनोसॉइडल, लेकिन अ काइंड ऑफ दैट। ठीक, 37 पे आ जाओ। इंडक्टर्स है 3 है, ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, इससे आपको क्या समझ में आया कि ये 3 के तीनों जो है वो पैरेलल में है ना। तो इंडक्टर का कॉम्बिनेशन और रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सेम ही होता है। तो यहाँ पर 3 इंडक्टर है, तीनों पैरेलल में दिख रहा है, तो बताओ एल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो L बाई 3, तो L का वैल्यू है कितना 3, 3 बाई 3 कितना आंसर हो गया 1। ठीक, चलो 38 पे आ जाओ। कॉइल है जिसका रेसिस्टेंस 10 है, इंडक्टेंस 5 है, 100 वोल्ट से कनेक्ट किया है, एनर्जी स्टोर्ड का वैल्यू होता है हाफ LI²। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड में तो पहले I निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो ये हो गया 10 ओम, सर्किट बना लेते हैं, ये हो गया 5 हेनरी, और हमने एक बैटरी लगा दिया 100 वोल्ट का। तो जब हम लोग स्टेडी स्टेट का बात करेंगे तो स्टेडी स्टेट पर ये शॉर्ट बिहेव करता है, तो ये जब शॉर्ट बिहेव करेगा, मेरी बात क्लियर है ना, इंडक्टर जो है वो स्टेडी स्टेट पर शॉर्ट बिहेव करता है, तो यानी यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा, यानी ये करंट का वैल्यू आई हो जाएगा सिंपली 100/10 यानी 10 एम्पियर। ये 10 को यहाँ रख दो, तो हाफ L की जगह पर हो गया 5 इंटू 10², तो 250, 250। ठीक है, चलो जस्ट कितना 7 मोर क्वेश्चंस। 39, इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज 3, इट कंसिस्ट ऑफ 500 टर्न्स, इफ नंबर ऑफ, अच्छा इंडक्टेंस का फॉर्मूला पहले लिख लो, म्यू नॉट n² A बाई L। ठीक है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स मेक ट्वाइस देन वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोगों ने डबल कर दिया तो इसका स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर है, तो अगर ये डबल तो उसका स्क्वायर का इफेक्ट इस पर कितना पड़ेगा 4 टाइम्स, है ना, तो यानी इंडक्टेंस जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इनिशियल इंडक्टेंस कितना है 3, उसका 4 टाइम्स यानी कितना हो जाएगा 12। ठीक, चलिए 40, क्वेश्चन नंबर 40 को देखो। प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये कुछ दिया हुआ 100 300, इफ इट्स इनपुट पावर इज 60 देन आउटपुट पावर, ध्यान में रखना कि ट्रांसफार्मर जो है वो पावर को ट्रांसफर करता है,
ठीक है। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो P इनपुट इक्वल्स टू P आउटपुट। वोल्टेज अप डाउन हो सकता है, करंट अप डाउन हो सकता है, दैट विल डिपेंड अपॉन स्टेप अप और स्टेप डाउन। लेकिन अगर लॉस को हम माइनस कर दें, लॉस इज नेग्लेक्टेड, तो P इनपुट और P आउटपुट बराबर होगा, तो आउटपुट पावर भी यही है। इसने कहीं लॉस का बात किया ही नहीं है, ठीक है। तो ये रेशियो ऑफ टर्न्स वगैरह से हमें कोई लेना देना नहीं है, उसका इफेक्ट पावर पे नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट 41 पर आते हैं। ओके, ये एक रॉड है। इस रॉड को अगर हमने यहां से रोटेट किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, पहले देखो इस पॉइंट से ये O है, O और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं हम A। तो O A के बीच में जब हम लोग इसको ऐसे करके रोटेट करेंगे तो एक बैटरी इंड्यूस होगा होगा तो जिसका EMF वैल्यू होता है B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। अच्छा, ये जब हम लोग इस तरीके से इसको रोटेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो इसका वेलोसिटी गया अंदर और मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ। तो वेलोसिटी है ये वाले पार्ट का, वेलोसिटी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। तो V क्रॉस B अगर देखें तो V क्रॉस B इधर जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो एक बैटरी बनेगा उसका हायर पोटेंशियल बाहर होगा। और ये B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। मैं श्योर हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, बट स्टिल एक बार और समझो डायरेक्शन को। ये जो O से A वाला जो पॉइंट है, ये O है, ये A है। ये वाला रॉड अगर ऐसे करके अंदर जा रहा है, यानी ये वाला पार्ट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है ना। ये अगर अंदर की तरफ जाएगा तो ये पेन को देखो, तो जैसे ये पेन अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है वैसे ही इसका वेलोसिटी भी है। तो वेलोसिटी इधर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो V क्रॉस B करके देखो, तो V क्रॉस B किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। वही तुम्हें बताता है कि हायर पोटेंशियल जो है वो किस साइड पर है, तो हायर पोटेंशियल बाहर की तरफ है, ठीक है। सिमिलरली इस साइड पर भी ये हायर पोटेंशियल कुछ ऐसा बन जाएगा, तो ये भी हो जाएगा B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। अब इसको मान लेते हैं, कोई भी एक नाम दे दो, जो भी मानना है B, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट्स के अक्रॉस उसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, यहाँ पर माइनस वहां प्लस, तो समझो B माइनस दिस वैल्यू, क्योंकि हाई से लो जाएंगे, अब प्लस, तो नेट वैल्यू तो कितना हो गया, 0। नेट वैल्यू कितना हो गया, 0। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें नेट कोई EMF इंड्यूस होगा, तो आंसर ये 0, ठीक है। यहाँ पर जो होगा वो कुछ ऐसा टाइप का, और यहाँ जो होगा वो कुछ ऐसा टाइप का। तुम इसको नाम दे सकते हो P Q, तुम लोग ऐसे करके जाओ, P माइनस B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 प्लस B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू Q। तो P इक्वल टू Q बन जाएगा। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी P माइनस Q ना, P माइनस Q इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। जस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस और है। Two identical charged particles A and B initially at rest are accelerated by a common potential difference V. If they enters in a uniform transverse magnetic field, then radius है R1 R2। अच्छा, रेडियस R इज इक्वल्स टू कितने फॉर्मूला बताया था मैंने, mv बाई क्यूबी, फिर p बाई क्यूबी, फिर रूट अंडर 2mk बाई क्यूबी, और फिर k के जगह पर हमने क्या लिख दिया था लास्ट वाला, 2mq v नॉट बाई क्यूबी। सबको ये याद होगा। तो देखो यहाँ पर जो 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स है, तो चार्ज बराबर है ना, चार्ज बराबर, चार्ज पार्टिकल्स आइडेंटिकल है, सो चार्ज बराबर, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस से, v नॉट भी बराबर, सेम मैग्नेटिक फील्ड में। तो बेसिकली r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन गया, रूट m। सो m यानी r स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन गया, m। तो उसने पूछा रेशियो ऑफ देयर मास, तो मास रेशियो अगर देखेंगे m1 बाय m2, तो ये हो गया r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर, तो ये बन गया दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट एनी इंस्टेंट इफ करंट थ्रू एन इंडक्टर इज 0, तो करंट अगर 0 है देन इंड्यूस्ड ईएमएफ मे नॉट बी 0। बिल्कुल सही है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो करंट कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है करंट का चेंजिंग रेट पर। तो यस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो L di by dt है, वो रेट पर डिपेंड करता है, इसीलिए ये एग्जैक्टली करेक्ट है। एन इंडक्टर टेंड्स टू कीप द फ्लक्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही है, ये इनर्शिया पर ही तो बेस्ड है ना। ये इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ये लिंक्ड है, वो ट्राई करता है उसको रिटेन करने का, वो चेंज होने नहीं देना चाहता है, और उसी चक्कर में यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट ही है, लेकिन ये दोनों का प्रॉपर लिंक नहीं है, क्योंकि ये फ्लक्स कांस्टेंट रखता है, ये इसका नेचर ही है। तो फ्लक्स कांस्टेंट रखने से कैसे वो उसमें ईएमएफ आ गया, वो यहाँ पर
लिंक नहीं हो रहा है, सो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेशनरी मैग्नेट, स्टेशनरी मैग्नेट किसके साथ इंटरैक्ट नहीं करता? तो मैग्नेट एक मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ ही इंटरैक्ट करेगा। तो ये आयरन के साथ इंटरैक्ट करेगा क्योंकि वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है। मूविंग चार्ज के भी साथ इंटरैक्ट करेगा क्योंकि मूविंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेट। अच्छा, मूविंग मैग्नेट के साथ भी इंटरैक्ट करेगा, लेकिन स्टेशनरी चार्ज के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा क्योंकि स्टेशनरी चार्ज के पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता है। सो आवर आंसर विल बी दिस वन। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 45 पे। ये कह रहा है इंटेंसिटी दिया हुआ है आई का वैल्यू है 5 इंटू 10⁴। अच्छा, यहां पर मैग्नेट का एरिया और लेंथ दिया हुआ है, तो यहां पर वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम है ये, तो 12 इंटू 1, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये हो गया 12 इंटू 10⁻⁻⁶। पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट और आई का रिलेशन याद है ना, I इक्वल्स टू एम बाई वी, सिखा चुका हूं ना। जिसने भी नहीं देखा प्लीज जाकर के देख लो, मस्ट है ये, है ना। तो हमें m पूछ रहा है वो, तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू वी, ये v स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। I को देख लो 5 इंटू 10⁴ इंटू वॉल्यूम लिख लो 12 इंटू 10⁻⁻⁶। यू कैन फाइंड द आंसर। ठीक है, तो पेपर बहुत टफ तो मुझे नहीं लगा। सोचो शशांक सर ने भी एक क्वेश्चन करके दिया, रोहित सर ने भी एक क्वेश्चन करके दिया। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पेपर को दोबारा करो और एज मच एज पॉसिबल इसमें मार्क्स उठाओ। मुझे लगता है कि इसमें 120 130 तो डेफिनेटली सबके बनेंगे, है ना। अब बस देखते हैं किसका कितना आता है। ओके, चलो ऑल द बेस्ट।